स्पेशल लॉ। आज हम सिविल सूट के बारे में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप सभी प्रक्रिया को बताने जा रहा हूँ। स्टेज ऑफ सिविल सूट, दीवानी मुकदमे का चरण। सिविल नेचर सेक्शन 9 CPC। स्टेप 1, बार ऑफ ऑर्डर 9 रूल 9। इसके अनुसार कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। तो फिर से फ्रेश सूट करने के लिए रूल 9 ऑर्डर 9 के अनुसार बार हो जाएगा। बार ऑफ लिमिटेशंस, जो केस हम फाइल करने जा रहे हैं कहीं उसका समय सीमा निकल तो नहीं गया है। बार ऑफ रेस जोडिकाटा सेक्शन 11 के तहत क्षेत्राधिकार से तो केस बाहर तो नहीं है, कहीं तो केस ऑलरेडी डिसाइड तो नहीं है। बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 से केस कब बाहर होता है, जब आप सूट में एक से ज़्यादा रिलीफ मांग सकते थे लेकिन आपने एक ही रिलीफ मांगी थी, अब दूसरा रिलीफ नहीं मांग सकते हैं। रेस सेक्शन 10 के 10 कहीं सेम केस न्यायालय के अंदर पेंडिंग तो नहीं है। स्टेप 2, प्लेस ऑफ स्विंग, यह केस किस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के में आता है, उसी कोर्ट में यह केस फाइलिंग होगा। स्टेप 3, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट सेक्शन 26। जब हम अपने प्लेंट को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करते हैं तब जाकर सिविल सूट होता है। रेस ऑफ प्लेडिंग ऑर्डर 6 नियम और आदेश पढ़ने पड़ेंगे और प्लेंट के अंदर आपको कौन कौन सी बात लिखनी है और कौन कौन सी बात नहीं लिखनी है, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में बताए गए हैं। कंटेंट्स ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7। रिटर्न ऑर्डर 7, मान लीजिए जिस केस को हम लेकर गए वह उनके क्षेत्राधिकार नहीं थे तो कोर्ट उसे रिटर्न कर सकता है। अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 के अनुसार रिजेक्ट ऑर्डर 7 रूल 11 के अनुसार प्लेंट रद्द भी हो सकता है। स्टेप 4, सम्मन टू डिफेंडेंट ऑर्डर्स 5। मान लीजिए कि जब मेरा सूट न्यायालय के अंदर स्वीकार हो जाता है तो वादी के तरफ से प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाएगा ऑर्डर्स 5 के अनुसार। स्टेप 5, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी ऑर्डर 9 के अनुसार सम्मन मिलने के बाद प्रतिवादी या वादी नहीं आ सके तो केस खारिज हो सकता है। स्टेप 6, इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग। मान लीजिए कि किसी भी पार्टी पर न्यायालय में केस चल रही है और आप उसी दौरान उस प्रॉपर्टी को बेचना या बर्बाद करना चाह रहे हैं, उसे बचाने के लिए इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं। कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट पास सेवरल इंटरिम ऑर्डर्स अंडर ऑर्डर अंडर ऑर्डर 24, 25, 26
38, 39, 40 एंड 41 सूट को रिजल्ट रखने के लिए स्टेप 7 रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर्स 8 वादी के प्लेंट का जवाब प्रतिवादी लिखित रूप से जवाब देंगे या अन्य। स्टेप 8 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑर्डर्स 11 वादी के प्लेंट को ओवर होने के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रतिवादी द्वारा फिर से जांच करवा सकते हैं और संतुष्ट होने पर। एडमिशन ऑर्डर्स 12 एक पार्टी दूसरे पार्टी से केस के अंदर खुद से नामांकन या कुछ फैक्ट मांग सकते हैं। अगर अपने फैक्ट या प्रूफ को मांग लिया तो कोर्ट ऑर्डर 2 के अनुसार जजमेंट पास करेंगे। रूल 6 ऑर्डर 2 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑर्डर 13 अगर आपने कोर्ट के अंदर कॉपी फाइल की है प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट के साथ इशू के फ्रेम होने से पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट को देना होगा। स्टेप 9 ऑन द बेसिस ऑफ assertion, reservations एंड डिनाइल एंड कोर्ट यह देखती है यानी पार्टी जो है एक दूसरे को कौन कौन सी बात एडमिट और डिनाइल करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी अंडर ऑर्डर 10 फ्रेमिंग इशू कोर्ट एक इशू को फ्रेमिंग करती है। स्टेप 10 सम्मनिंग एंड attendance of witness orders 16 अब अपने गवाहों को बुलाओ। स्टेप 11 हेयरिंग ऑफ ए सूट ऑर्डर 18 ट्रायल में कोर्ट के अंदर गवाह या दस्तावेज इसके बाद आर्गुमेंट्स किया जाता है। स्टेप 12 जजमेंट ऑर्डर 20 इसके बाद 15 दिन के अंदर डिक्री ड्रॉ किया जाता है। स्टेप 30 रेफरेंस ऑर्डर 46 एंड 113 CPC कुछ प्रश्न केस चलने के दौरान सेक्शन एक्ट वैलिडिटी डॉक्यूमेंट के लिए निचली अदालतें से ऊपरी अदालतें को रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं। रिव्यू ऑर्डर 47 एंड 114 CPC किसी भी जजमेंट में कभी ईडर आ गई है और आपको कोई भी एविडेंस या रिकॉर्ड बाद में प्राप्त हुई है तो रिव्यू के लिए जा सकते हैं। रिवीजन सेक्शन 115 CPC के लिए डिसीजन आने से पहले भी जा सकते हैं और बाद में भी। अपील्स सेक्शंस 96 से 112 ऑर्डर्स 41 और
45 केस चलने के दौरान और केस के जजमेंट आने के बाद भी स्टेप 14 डिक्री सेक्शंस 2 उप सेक्शंस 2 डिक्री सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 CPC डिक्री जो है जजमेंट के अंदर के केस में इश्यूज फ्रेमिंग या एक्सप्लेनेशंस डिक्री जो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है। फाइनल स्टेज एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री इन्फोर्स करना।